हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पर और वीडियो का जो सब्जेक्ट था वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हमारे यहाँ इंग्लिश में स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चंस का आंसर लर्न नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको सबको लर्न करना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया था वो इसी बात पे बनाया था कि आपको क्वेश्चन का आंसर लर्न ना करना पड़े, बल्कि क्वेश्चन में से ही आपको लगभग पूरा आंसर मिल जाए। सिर्फ एक दो वर्ड्स अपने पास से लिखने पड़े और बाकी क्वेश्चन में से ही आंसर बन जाए। इस वीडियो को काफ़ी लाइक किया स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें जो कमेंट किया वो कमेंट कॉमन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन कमेंट है कि सर ऐसा ही एक वीडियो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस के लिए भी बनाएं कि कैसे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस के आंसर बनाए जा सकते हैं। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपको दिक्कत आती है आंसर लर्न करने में तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको कोई आंसर याद नहीं करने पड़ेंगे, आप क्वेश्चन में से ही आंसर बना पाएंगे। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देखिए। आज हम बात करेंगे वो जो कमेंट किए गए थे। कमेंट में डिमांड की थी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि सर ऐसा एक वीडियो बना दीजिए कि लॉन्ग आंसर भी हम बना सकें। हालांकि ऐसा कोई जादू या ताबीज़ मेरे पास नहीं है कि मैं आपको लॉन्ग आंसर पूरे के पूरे बनाने का तरीका सिखा दूं। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, उसमें थोड़ी मेहनत है। उसके बाद कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप लिख पाएंगे, एग्जाम में बना पाएंगे। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखें। आप ये मान के नहीं चलें कि मैं ये नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं सेंटेंसेस बना नहीं पाता हूँ। तो पहली बात मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि आप कुछ कर नहीं सकते। ये तो बात दिमाग से आप पूरी तरह से निकाल दो। मैं ये कहता हूँ कि आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो रियल है, किसी बुक का या किसी कहानी का नहीं, बल्कि हकीकत जिंदगी का। कुछ टाइम पहले काफ़ी चर्चित रहे थे हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान ने एक बहुत बड़ा कमाल किया था। उनके पास MiG-21 एयरक्राफ्ट था। MiG-21 काफ़ी पुराना और ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है। उस MiG-21 को उड़ाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का एक बहुत ही हाईटेक न्यू टेक्नोलॉजी वाला और बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट था जो कि F-16 काफ़ी चर्चित है, उस एयरक्राफ्ट को मार गिराया था हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने। यह हौसले की जीत थी। बहुत पुराना खटारा टाइप का MiG-21 वो उड़ा रहे थे और उस MiG-21 से उन्होंने F-16 को मार गिराया, जो कि अमेरिका की भी बहुत बड़ी शान माना जाता है F-16। कहने का मतलब, अगर आदमी के हौसले बुलंद हो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो और पूरे एफर्ट्स वो लगाए, पूरी कोशिश करे, तो सब कुछ कर सकता है। जब हमारे अभिनंदन F-16 को MiG-21 से मार गिरा सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में ही ऐसा है कि जो चाहो कर दिखाओ, ये हमारी खासियत है। इसलिए आप दिमाग से पहले तो ये निकाल दें कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं आपको स्पेशली बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप दिमाग से ये वाला कॉम्प्लेक्स निकाल दें कि आप नहीं कर सकते, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आप ये हैं वो हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। अब शुरू करते हैं बात ये कि कैसे आप बड़े आंसर्स बना सकें। बड़े आंसर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़े उसको हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझेंगे। किसी भी तरह का ये ना तो कोई आजकल फैशन है ट्रिक का, ट्रिक के नाम पे सब चलता है। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं जो ऊपर थंबनेल में लिख लेते हैं एक अजीब ट्रिक या गजब ट्रिक और आप उसको देखते हैं। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, आप सिस्टम से चलिए। नियम होते हैं, ग्रामर है, ग्रामर और लैंग्वेज दोनों के कुछ रूल्स होते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है और उसके रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आराम से सेंटेंसेस बना पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेंटेंसेस से ही बनता है। तो क्या करेंगे आप, हमारा आज का टॉपिक है फॉर बेटर लर्निंग, एक अच्छी लर्निंग के लिए कि कैसे आप आंसर समझ पाएं और फिर अपने दिमाग से आंसर बना के लिख पाएं। ये हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि जो आपकी आदत है रटने वाली, क्रैमिंग वाली, आप किसी भी आंसर को बार बार बोलते रहते हैं
बोलने से वो आपकी जुबान पे रट जाता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। इसलिए पहला काम आप क्या करेंगे, नो क्रैमिंग, किसी तरह का रटना नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, आप समझिए कि आंसर क्या है, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वरना आप रटेंगे और रटने में आपने पूरा एक पैराग्राफ रटा मान लीजिए, उसमें से एक दो वर्ड्स इधर उधर हो गए तो आगे का सब सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा, या आपने फील किया होगा। इसलिए रटना बंद कीजिए और समझना शुरू कीजिए। अब समझने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आप तब आंसर कर पाएंगे जब आप उसकी समरी जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि बड़ी अजीब बात है, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर है और उसकी हम हिंदी में समरी पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी इंसान जब सोचता है तो वो अपनी मदर टंग में सोचता है, अपनी खुद की लैंग्वेज में सोचता है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, इंग्लिश कितनी भी पढ़ी हो किसी ने, लेकिन अगर आदमी इंडियन है तो पहली बार उसके दिमाग में जो भी थॉट आएगा वो, अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी में आएगा, कोई लोकल डायलेक्ट बोलता है तो वो उसमें आएगा, पंजाबी बोलता है पंजाबी में आइडिया आएगा, उसके बाद वो सोच के उसको इंग्लिश बनाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको कोई नहीं नकार सकता। आप आजमाना चाहें, कई बार ऐसा हो भी जाता है मजाक में लोग, जैसे कोई रिमोट वाला सांप किसी आदमी के पास पटक दिया जाए और एकदम से वो सांप देखेगा, तो सांप को देखते उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा, उसके मुंह से जो आवाज निकलेगी वो उसकी मदर टंग में निकलेगी। अगर वो पंजाबी बोलता है तो पंजाबी में उसका एक्सक्लेमेशन होगा, और अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी में होगा। उसके बाद अगर उससे कहा जाए तो वो इंग्लिश में लोगों को समझा देगा। मेरा मतलब है कि आप भले ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसकी समरी अगर हिंदी में समझ लेते हैं पूरी, तो आप ये समझ जाएंगे कि इस लेसन में, इस चैप्टर में है क्या, किस बारे में है, और उसकी एक जनरल आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप लिख पाएंगे। वरना अगर आप आंसर याद करेंगे तो कितने करेंगे, आपने एक चैप्टर में से 20 क्वेश्चंस के आंसर याद किए और आ गया कोई 21वां, आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ रखा है, भले हिंदी में समझा है, उस लेसन को हिंदी में समझने के बाद आप उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर आप नहीं भी लिख पाएंगे तो बड़े आंसर में कभी भी जीरो मार्किंग नहीं होती। जितना छोटा आंसर होगा, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ए बी सी या डी, उसमें से जो भी सही है आपने वो सही किया तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मिल जाएगा, और अगर गलत हो गया तो 0 मिलेगा। लेकिन बड़े क्वेश्चन में अगर आपने बिल्कुल सही लिख दिया तो भी हो सकता है पूरे मार्क्स एग्जामिनर ना दे, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के भी लिख दिया तो 0 मार्किंग नहीं होगी। इसलिए आप समरी समझें, और समरी के लिए मैं अब कल से क्लासेस के जो आपके इंग्लिश के लेसन्स हैं उनकी हिंदी समरी और इंपॉर्टेंट उसकी बातों के साथ, इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ आपको समझाना शुरू करूंगा। मैं कल परसों से वीडियोस बनाऊंगा हर लेसन की समरी हिंदी में, और उसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको इंग्लिश में भी मैं समझाऊंगा। बहुत सिंपल हो जाएगा, आप एक स्टोरी की तरह उसको सीख पाएंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आप आंसर लिख पाएंगे। ये समरी के बाद अगली बात है हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आप पहले समरी पढ़ लीजिए, समरी से आपको एक आइडिया मिल जाएगा लेसन किस बारे में है। फिर आप अगर इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और बीच में कोई वर्ड आपको नहीं आया तो आप उसका इन्फ्रेंस कर पाएंगे, आप उसका मीनिंग निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि आपको उसका हिंदी समरी ध्यान है, तो आप सोचेंगे कि हाँ हिंदी में ये था, इसका सेंटर पूरी कहानी ये थी, तो बीच में वर्ड आया आप अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। जैसे हिंदी में किसी ने समरी बताई थी कि उसने एक बैग में बहुत सारा सामान डाला। अब वहां लेसन में बैग के बजाय एक पाउच वर्ड आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें बताया कि बैग में सामान डाला, यहां पाउच आ रहा है तो इसका मतलब ये पाउच बैग ही होता है। आप समझ पाएंगे, पहले हिंदी आती है तो। इसलिए पहले हिंदी की समरी समझिए, उसके बाद लेसन को आप जब पढ़ें तो उसमें हाईलाइट कीजिए चीजों को। किनको? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको लगता है कि इनसे कहानी बन रही है, उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो। और जब आप उनको हाईलाइट कर देंगे तो अगली बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स पे आपका ध्यान जाएगा। और हाईलाइट करने के बाद अगला काम जो आप करेंगे वो होगा मेक नोट्स। यानी जो जो हाईलाइट चीजें हैं उनके छोटे छोटे सेंटेंस जो आप बना सकते हैं, बहुत इजी बना सकते हैं आप, क्योंकि टेंस की जानकारी, जैसे कोई स्टोरी है तो स्टोरी वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा, तो पास्ट सिंपल टेंस आपको आना चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाएंगे। नोट्स में बहुत बड़ा और बहुत
हाई स्टैंडर्ड का सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और उनके नोट्स बनाइए। उसके लिए आपको थोड़ी टेंसेज की जानकारी होनी चाहिए। टेंसेज के लिए भी मेरे ही चैनल पर आपको टेंसेज के वीडियोस मिलेंगे जिनमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने टेंसेज को समझाया, आप इजीली समझ पाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप उन नोट्स के बेस पर आंसर बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, कुछ टॉपिक फिर जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट करें, वो नोट्स इंपॉर्टेंट चीजें हों। उसके बाद आप अपने पास से कुछ चीजें लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसी लेसन का जिसका क्वेश्चन है, इसी लेसन से रिलेटेड चीजें लिखी जा रही हैं। तो आप अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता तो उससे मिलती जुलती बातें उसी लेसन की आप लिखेंगे तो भी एग्जामिनर उसको सही मानेगा। और ज्यादातर ऐसा ही होता है, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस में ऐसा होता भी है। उसके बाद आप जब वो पॉइंट्स बना लें, नोट्स बना लें, तो उन नोट्स को लर्न करने के लिए रटने की जरूरत नहीं, आप अपने हाथ से नोट्स लिखें। लिखने से आपको याद होते हैं, फिर एक बार आप मत देखिए उनको और फिर दूसरे कागज पर आप मेमोरी बेस्ड एक नोटिंग कीजिए। मेमोरी रिटेंशन कहते हैं इसको, कि आपने जो देखा था उसको वापस आप लर्न करके लिखिए। मान लीजिए आपने 5 नोट्स बनाए थे किसी एक टॉपिक पर, उन 5 को आप बिना देखे कागज पे लिखने लगेंगे तो हो सकता है उनमें से 3 तो आप लिख दें, 2 आप भूल जाएंगे। तो वो 2 एक बार आप देखिए उसमें और फिर दोबारा से जिस जहां लिखा था उस कागज को हटा के खाली कागज पे फिर वो 2 लिखिए, फिर अगली बार 5 को एक साथ लिखिए, आपको लर्न हो जाएगा, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अगले वीडियो में, ऐसा करके दिखाऊंगा जब आप खुद बहुत इजी वे में बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे और उसमें ज्यादा आपको ना तो याद करना पड़ेगा ना कुछ और, 2 3 4 बातें उससे रिलेटेड छोटे छोटे वर्ड्स हों और उनसे आप सेंटेंस बनाएंगे। एग्जामिनर पे भी एक इंप्रेशन पड़ेगा कि स्टूडेंट ने रट के नहीं लिखा, रटने वाला सिस्टम नहीं हो। आपका एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि स्टूडेंट ने बातों को समझा है और समझ के समझाया है। तो ये मेमोरी रिटेंशन होती है, यानी आप अपनी याददाश्त को, जो आपने पढ़ा, जो नोट्स बनाए, उनको फिर से लर्न कीजिए। जैसे 5 टॉपिक मैंने आपको बताया, 5 पॉइंट्स आपने लिए थे, 5 में से एक साथ 5 ही आपको याद नहीं रहे तो 2 3 जो याद रहे वो कागज पे लिखिए, फिर जो याद नहीं है वो देखिए, फिर उनको लिखिए, फिर 5 को एक साथ लिखिए, फिर आपको लगभग याद हो जाएगा और वो समझ में आ जाएंगे। वो आप 2 3 बार लिखेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। एक अगली बात, जब आप इस तरीके की पढ़ाई करते हैं, यानी जिसमें अपना दिमाग लगाते हैं, रटते नहीं हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, जहां सोचना पड़ता है, तो सोचने के लिए आपका जो माइंड है वो फ्रेश होना चाहिए। तो आप रिफ्रेश्ड रहें। रिफ्रेश होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप जब थक जाएं, आपका दिमाग जब थक जाए तो आप नींद ले लें। पूरी नींद लेने के बाद जब आप उठेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बहुत सारे रिसर्चेज में, बहुत सारी स्टडीज में ये बात प्रूव हो चुकी है कि जब कभी कोई भी इंसान नींद लेने के बाद उठ के जब कोई काम करता है तो उसकी मेमोरी ज्यादा शार्प रहती है, उसको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश रहता है। जैसे किसी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को एक बार आप जब रीस्टार्ट करते हैं तो वो फिर से फ्रेश हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप रिफ्रेश्ड रहें, इसके लिए पहली बात तो नींद लें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप च्युइंग गम खाते रहें, चबाते रहें। ये बात बिल्कुल सही है कि च्युइंग गम खाने से नींद नहीं आती और आपका माइंड अलर्ट रहता है। और ये भी सही है कि आपके फेस की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। लेकिन सही ये भी है कि च्युइंग गम हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें गम होता है और नुकसान भी करती है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसमें, स्वीटनर के तौर पे, नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि उससे आप फ्रेश रहेंगे। फ्रेश रहेंगे बिल्कुल, आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी हेल्थ को खोकर। तो उसका एक अल्टरनेट, अपना इंडियन देसी तरीका ये कि आप मुंह में एक इलायची डाल सकते हैं या आंवले के टुकड़े नमकीन हो वो डाल सकते हैं। आंवला आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनो बूस्टर भी है। और आप चबाते रहेंगे, आंवला थोड़ा थोड़ा खट्टा भी होता है, नमक में जो तैयार की होती है कैंडी, वो अगर आप खाएंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छे तरीके से अलर्ट रह पाएंगे क्योंकि आपका मुंह चलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी और फेस की मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इलायची ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, या अगर आप पीते हैं तो कोई अच्छी जो आयुर्वेदिक आजकल चाय आती है, क्वाथ वगैरह आता है, वो भी आप ले सकते हैं। उससे आप फ्रेश रहेंगे और जितना आप फ्रेश रहेंगे उतना आपका माइंड अलर्ट रहेगा और अलर्ट माइंड चीज़ों को जल्दी समझता है। वरना माइंड कहीं और है और आप सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचेंगे,
सोचेंगे कुछ और, सामने बुक में कुछ और है और आपको लर्न नहीं होगा। इसके बाद अगला जो मैंने पॉइंट बनाया है वो है गो फास्ट। आप थोड़े फास्ट रहिए। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है ना कोई भी, तो जो फास्ट चलाता है, फास्ट ट्रेन का या फास्ट गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, उसको पता होता है कि वो फास्ट चल रहा है, तो वो अपने माइंड को अलर्ट रखता है, बिल्कुल नजरें चौकस रखता है रोड के ऊपर। और जो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलते चलते इधर उधर उसको सुस्ती आती रहती है। ये बिल्कुल सही है। मैं इस बात की वकालत नहीं करता कि आप रोड पे फास्ट चलें, रोड पे आप कंट्रोल में ही चलें, लेकिन ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप फटाफट चीज़ों को करते हैं तो आपका माइंड अलर्ट रहता है। इसलिए आप किसी भी पैराग्राफ को 15 मिनट में एक बार पढ़ने के बजाय आप 15 मिनट में उसको 2 बार पढ़ लो। आप 2 बार उससे गो थ्रू होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए आप थोड़े फास्ट भी रहें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में लिखी है, लेकिन ये लास्ट नहीं है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसर्चेज में प्रूव हुआ है, स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो आप बॉडी की मसाज करते हैं थकान दूर करने के लिए, लोग मसाज करवाने जाते हैं, मसाज पार्लर भी, तो मसाज से क्या होता है, बॉडी की सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, बॉडी की थकान दूर हो जाती है, क्योंकि मसाज का एक सूदिंग इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, सहलाने वाला इफेक्ट होता है। बॉडी को तो आप मसाज करके सहला सकते हैं, लेकिन ब्रेन तो हमारी खोपड़ी के अंदर है, उसको आप हाथ अंदर डाल के नहीं सहला सकते। उसको सहलाने के लिए, उसका मसाज करने के लिए आप अच्छा म्यूजिक सुने, और म्यूजिक की जो वेव्स होती हैं, म्यूजिक वेव्स हमारे ब्रेन में कानों के थ्रू जाके उनमें वाइब्रेशन पैदा करती हैं और हमारा ब्रेन अलर्ट होता है, उसमें सूदिंग इफेक्ट होता है और ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, कंसंट्रेशन भी बनता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा बड़े शहरों में बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जिनको बंद नहीं रखा जा सकता। शोरूम को अंदर एसी लगा के कांच से बंद कर देते हैं, कोई आता है तो खोलता है और अंदर आ जाता है, लेकिन मिठाई की दुकान पर बार बार लोगों का आना जाना रहता है, तो कांच से उसका गेट बंद नहीं कर सकते। और एसी भी अंदर इफेक्ट लाना है एसी का भी, तो आपने देखा होगा ये किया जाता है कि उसके दरवाजे पर एक ठंडी फुहार ऊपर से डाली जाती है। वो फुहार एक स्क्रीन का काम करती है दरवाजे पर, वो लगातार ठंडी ठंडी फुहार आती रहती है और उससे बाहर की गर्मी अंदर आ नहीं पाती, वो उसको रोकती है, स्क्रीनिंग का काम करती है। ठीक उसी तरीके से आप जब स्टडीज करते हैं, खासकर लेट नाइट में, तो उस वक्त आप बाहर के डिस्टरबेंस से बचेंगे कैसे? बाहर की चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी और लेट नाइट में वो छोटी छोटी आवाजें भी बेचैन करती हैं, तो आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्का हल्का सा म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, उसमें गाने के बोल नहीं होने चाहिए किसी के भी, ना ही वो किसी बॉलीवुड की किसी मूवी के सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, वरना सॉन्ग का भी इंस्ट्रूमेंटल होगा तो जैसे ही सॉन्ग की टोन आएगी आपके दिमाग में वो गाना आएगा और आप गाना गाने लगोगे, वो ठीक नहीं है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जैसे फ्लूट का, बांसुरी का या गिटार का, कोई ऐसा म्यूजिक जो स्लो चलता है और वो म्यूजिक एक वही फुहार जैसा काम करेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल हल्की आवाज में, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप बैकग्राउंड में बजाएंगे, यानी बैकग्राउंड मींस इतना हल्का बजाएंगे कि बाहर का डिस्टर्बेंस आपके पास ना आए, उसको वो रोक देगा, लेकिन इतना तेज भी ना बजाएं कि वो खुद आपके लिए डिस्टर्बेंस बन जाए। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो ऐसा हल्का फुल्का म्यूजिक चला के रखें। बहुत सारे म्यूजिक आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जो आपके माइंड को रिलैक्स भी करते हैं, बाहर का डिस्टर्बेंस भी रोकते हैं, और जब आपकी सोने की इच्छा हो तो आप वो म्यूजिक चला के सो जाइए। म्यूजिक का सूदिंग इफेक्ट आपको नींद दिलाएगा, आपके ब्रेन की नर्व्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। इसके लिए एक म्यूजिक मेरे चैनल पर भी है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत स्लो और बहुत लाइट म्यूजिक है, सॉफ्ट म्यूजिक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो वो म्यूजिक चला के पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं, बिल्कुल रिफ्रेश होना चाहते हैं, तो आप उस म्यूजिक को चला के सो जाइए, आपका माइंड बिल्कुल सूद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा, जिसको कहें कि मसाज हो जाएगी एक तरह से ब्रेन की, उसका सूदिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। अब अगले वीडियो में, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन कोई भी लेके या 2-3 बड़े क्वेश्चंस लेके उनको इसी तरीके से आंसर लिख के बताऊंगा, और आप खुद ये मानेंगे कि हाँ ये तो बहुत इजीली हो गया, आप इजीली कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आएंगे, लेकिन तब तक आप टेंस की प्रैक्टिस करें, खासकर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, आप देख सकते हैं वो वीडियोस, और कहीं से भी आपको जहां से भी टेंस के वीडियोस मिलें, आप टेंसेज समझ लें ताकि आप सेंटेंस बनाना सीख सकें।
उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और जो स्टूडेंट्स बार बार डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड एक हद तक पूरी हुई होगी। इसके बाद एक्चुअल प्रैक्टिस बाकी है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तब तक बिल्कुल बच के रहिए कोरोना से, हेल्दी रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पता नहीं ये कितने दिन चलेगा, आप फ्रेश रहिए। थैंक यू।